तो क्या गांव की गरीब महिला जो खेत खलिहान में काम करती है, क्या वो संसद पहुंच पाएगी ऐसी स्थिति में? देखिए, गांव की महिला तो संसद पहुंच ही नहीं पाएगी। शहर की भी वो महिला जो पिछड़े और दलित समाज से आती है, उसका भी संसद पहुंचना मुश्किल है। ये जो बिल लाने की साजिश बीजेपी कर रही है, इसके बहाने ये लोग अपने मनवादी विचारधारा की जो कोटा है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 200 सीटों का फ़ायदा, सीधे तौर पे 200 सीटों का फ़ायदा इन मनवादियों को मिलेगा, क्योंकि ये लोग 240 सीटों पे रुक गए, तो ये संविधान में तो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये महिला विधेयक बिल लाकर ये चाहते हैं कि हम जो है संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में मेजोरिटी में आ जाएं, जिससे कि आगे जो संविधान में बदलाव करने हैं उन बदलावों को ये लोग आसानी से कर लें, क्योंकि इनकी विचारधारा के जब लोग वहाँ पहुँचेंगे तो ये लोग संविधान में जो बदलाव होने वो बदलाव आसानी से कर लेंगे। तो क्या संविधान बदलने की साजिश है ये भी उसी का एक रूप है, संविधान बदलने की साजिश का एक रूप है, क्योंकि महिला विधेयक जो बिल है वो पूरी तैयारी के साथ संसद में नहीं आ रहा है। इस पे होमवर्क नहीं किया गया है। इसका जो फ्रेमवर्क है वो आधा अधूरा है, और जब तक ये फ्रेमवर्क अच्छे तरीके से नहीं होगा तब तक हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग कोटा विद इन कोटा की डिमांड कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि पहले जातीय जनगणना हो, उसके बाद इस विधेयक बिल को रखा जाए। तो हमारी यही मांग है, और हमारे जो तमाम सांसद हैं, हमारे जो तमाम नेता हैं, वो इसी को लेके सरकार का घेराव कर रहे हैं। जंतर मंतर सहित तमाम पूरे देश भर में इसको लेकर आंदोलन होंगे। 33% महिलाओं को आरक्षण तो दे देंगे, लेकिन क्या उसमें दलित महिलाओं को, पिछड़ी महिलाओं को और आदिवासी महिलाओं को उनका हक मिल पाएगा? क्योंकि अभी भी तमाम जगह हम देख रहे हैं कि दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को जो हक सरकारी नौकरियों में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये विधेयक इतनी जल्दबाजी में जो बीजेपी सरकार ला रही है, इसके पीछे आखिर इसकी क्या मंशा है? सीटें भी बढ़ाने की बात हो रही है, बैकलॉग नहीं भरा गया। देखिए, सीटें भी बढ़ाने की मांग है, सीटें भी कह रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे। सीटें बढ़ा के 850 करी जाएंगी जो सांसदों की सीटें, और उसी प्रपोर्शन में विधानसभा में भी सीटें बढ़ाने की, विधायकों की संख्या बढ़ाने की बात है। लेकिन सारा काम इतने आनन फानन में किया जा रहा है कि तो उसमें कहीं ना कहीं जो एक जातीय जनगणना की बात हो रही है, जो अभी 2027 में होनी है, लंबित है, उस जातीय जनगणना को कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री साइड में रख के चोरी से महिला विधेयक बिल ले आएँ और उसमें जो SC ST OBC की महिलाएं हैं उनका हक खा लिया जाए। तो मुझे ऐसा डर लग रहा है, क्योंकि अभी इनके पास जातीय आंकड़े ही नहीं है कि कितनी संख्या में OBC है और OBC में कौन कौन सी जातियां हैं और उनका प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए, दलितों में कौन कौन सी जातियों की कितनी संख्या है, आदिवासियों में कितनी संख्या है। ये तो कह रहे हैं कि 2011 के जो हमारे पास आंकड़े हैं उनके हिसाब से हम आरक्षण दे देंगे। अब आप ये बताइए कि 16 साल पुराने एक्सरे से क्या आप किसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं? एक्सरे भी नया होना चाहिए, ब्लड रिपोर्ट भी नई होनी चाहिए, और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो नई होनी चाहिए, सैंपल भी नए होने चाहिए, तभी तो सही बीमारी का पता लगेगा। अभी बीमारी तो हमें नहीं पता कि हमारे देश में जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक ढांचा है, उसका असली स्वरूप क्या है। तो इलाज आप फिर कैसे करेंगे? ये जो विधेयक लेके आ रही है बीजेपी, ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में विधेयक लाया जा रहा है, और इस विधेयक की आड़ में जो कई ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ठंडे बस्ते में डालने की बीजेपी साजिश कर रही है। देखिए, महिला आरक्षण बिल जब UPA की सरकार थी, आज से पुरानी सरकार थी, तभी प्रस्तावित था। उस समय नंबर्स की कमी होने की वजह से वो आरक्षण विधेयक बिल लागू नहीं हो पाया था। 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली अपनी सरकार में इस बिल को रखा तो विपक्ष ने इसका खुले मन से स्वागत किया, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी कही है कि इस जो विधेयक को तरीके से लगाया जाए, पहले इसमें कास्ट सेंसस करने की ज़रूरत है। पहले जाति जनगणना हो और उस जातीय जनगणना के हिसाब से कोटे के अंदर कोटा लगाया जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव जो चल रहे हैं 4-5 राज्यों में, उनमें फ़ायदा लेने के लिए मोदी जी ये जुमला फेंक दिए हैं। देखिए, कायदे में तो ऐसा है कि जब
आचार संहिता लागू होती है तो उस दौरान संसद का कोई सत्र आप नहीं चलाना चाहिए। अब संसद का जो विशेष सत्र 3 दिन के लिए इन्होंने बुलाया है, वो पहले तो वो सत्र ही असंवैधानिक है। इस सत्र को आप मई में चुनाव होने के बाद बुला सकते थे। और महिला विधेयक का जो ये शिगुफा छोड़ा जा रहा है, निश्चित तौर पे इसे हम चुनावी स्टंट भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आप सीटें बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं लोकसभा की, और जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी। तो अगर जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है दक्षिण भारत में जनसंख्या कम प्रपोर्शन में बढ़ी है, उत्तर भारत में ज़्यादा प्रपोर्शन में बढ़ी है। तो ऐसा ना हो कि कहीं दक्षिण भारत को कम प्रतिनिधित्व मिले और उत्तर भारत को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल जाए, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी अपेक्षाकृत कमज़ोर है। तो एक साजिश बीजेपी की हमें इसमें ये भी लग रही है कि वो अपनी संख्या बल बढ़ाने के लिए इस तरह का एक जो नया शिगुफा लेके आए हैं। हालांकि इसमें अब कितना दम है, कितना आगे तक ये जाएगा, क्या इसके पीछे हकीकत है और क्या इसके पीछे इनकी छुपी हुई साजिश है, इसका पर्दा तो ये आगे 3 जो दिन हैं इसमें फांस होगा। लेकिन जो बीजेपी के समर्थित जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी इससे खासे खुश नहीं हैं। और जो हमारा इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ने तो साफ तौर पे कहा है कि इसमें SC ST और OBC की जो महिलाएं हैं इनकी सुनिश्चिति भी पहले की जाए, उसके बाद इस बिल को संसद में रखा जाए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए तो चलो आरक्षण आ जाएगा 33%, लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं हैं उसको क्या मिलेगा UCC के अलावा? देखिए, मुस्लिम महिलाओं का भी उनकी संख्या के हिसाब से उनको हक मिलना चाहिए। जो सिख महिलाएं हैं उनको भी हक मिलना चाहिए, ईसाई महिलाओं को भी उनकी प्रतिनिधित्व संख्या में हक मिलना चाहिए। तो इसके लिए सबसे जो अच्छा फॉर्मूला है, सबसे अच्छा जो इसका उपाय है, तरीका है, अगर सरकार की नीयत और मंशा ठीक हो तो वो ये है कि जो जुलाई 2027 से जनगणना होनी है उस जनगणना को आप करा लीजिए, और जनगणना कराने के बाद जो आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों के अनुसार, उस आंकड़े के हिसाब से सभी समाज की, सभी वर्ग की महिलाओं को उसी हिसाब से आप उनकी हिस्सेदारी दे दीजिए। तो ये तो होगी न्याय संगत बात। बाकी बीजेपी चोरी छुपे अगर कुछ ऐसा करना चाह रही है तो उसकी ये साजिश कामयाब नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मोदी सरकार तो पिछड़ों के लिए काम कर रही है, आदिवासियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। ये लोग यही काम करते हैं, पहले दलित को राष्ट्रपति बना दिया, फिर पिछड़े को राष्ट्रपति बना दिया। ये लोग सिंबॉलिक, ऐसे एक पिछड़े को प्रधानमंत्री भी बना दिया। अब जब आदिवासी महामहिम राज्यपाल बनी, वो राष्ट्रपति बनी है, उसके बाद आप देखिए कितने आदिवासियों की ज़मीनें हड़पी गई हैं। आदिवासियों की ज़मीनें जिस पे उनका हक हुआ करता था, उन पे माइनिंग का काम शुरू हो गया है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, पूरी देश में ही तमाम जगह जो आदिवासियों की जो सुरक्षित जगह ज़मीनें थीं उनको अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने का काम किया जा रहा है। यही काम पिछड़ों के लिए, पिछड़ों का भाई प्रधानमंत्री है, पिछड़ों के लिए काम हो रहा है। लेकिन पिछड़ों का जो प्रतिनिधित्व है वो सचिवालय में नहीं है, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व तो मीडिया में नहीं है, पिछड़ों का न्यायालय में नहीं है, न्यायालय में 10% भी जज नहीं है। टोटल SC ST और OBC मिला के देखा जाए तो 20% जज हैं, जबकि इनकी संख्या 80% से ऊपर है। हम कह रहे हैं कि आप 80% ना दो, कम से कम जो 50% संविधान में हमें ताकत दी है, जो अधिकार दिया है, उतने तो हमारे जज बनाओ, उतने तो हमारे मीडिया में लोग रखो। और जो निजी संस्थान है, तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व जीरो कर रखा है। तो प्रधानमंत्री हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे RSS हो, ये लोग मनवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस तरह का विधेयक लाते हैं, इस तरह के कानून लाते हैं और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं।